चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं समराइज़ करता हूँ कुछ चीज़ों को, और चूँकि अब हमें फिजिक्स को इन डिटेल डिस्कस करना है, तो फिजिक्स को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए मज़ीद हमें किस तरह के स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे चलकर वो स्टूडेंट ख़ास तौर पर जिनको फ़िज़िक्स प्रॉब्लम कर रही होती है या फ़िज़िक्स समझ नहीं आ रही होती, तो उनको पता चल जाए कि फ़िज़िक्स दुनिया का इंतहाई आसान तरीन सब्जेक्ट है। सिर्फ इसको स्टडी करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये समझा कि फ़िज़िक्स चूँकि साइंस की ब्रांच है, तो साइंस क्या होती है। हमने कहा कि साइंस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है, ऑर्गेनाइज्ड वे होता है किसी भी चीज़ को स्टडी करने का। अच्छा, फिज़िक्स की डेफिनेशन के अंदर मैटर और एनर्जी को हमने डिस्कस किया, फिर मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के हवाले से भी हमने बात की। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर फिज़िक्स मैटर और एनर्जी हैं तो इट मीन्स वो नेचर हो गई। तो नेचर के जो लॉज होते हैं उनको हम अपनी रियल लाइफ में किस तरह से अप्लाई करें, और फिर रियल लाइफ में अप्लाई करने के बाद उनको किस तरह से स्टडी करें, ये एक मुश्किल तरीन मरहला हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ में हर जगह पर मैटर और एनर्जी को ही देख रहे होते हैं। तो इसके लिए फ़िज़िक्स में कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितने भी फेनोमेनास ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं उन फेनोमेनास को मिनिमम लॉस की सूरत में एक्सप्लेन करें। अगर हम हर एक फेनोमेना के लिए एक अलग लॉ बना दें तो हज़ारों लाखों करोड़ों फेनोमेनास हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या हमारे पास हज़ारों लाखों करोड़ों लॉस भी होंगे? ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है, ऐसा नहीं होता। तो हम करते क्या हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी फेनोमेना का फंडामेंटल प्रिंसिपल बन जाती हैं। उन फंडामेंटल्स को हम फिर एक लॉ की सूरत में देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कम से कम लॉज को अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा फेनोमेनास को हम समझ सकें। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पर दो तरह की फोर्स बुनियादी तौर पर हो जाती हैं। एक तो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट करने वाली फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और साथ में जाहिर है न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो अट्रैक्टिव नेचर की दो फोर्सेस मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप ये जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स पर गौर करें तो डिफरेंट प्लैनेट्स सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब तक की साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स तमाम के तमाम प्लैनेट्स पर मौजूद है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? वो जाहिर है कि न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके हमारे सामने उसको पेश किया। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर आप अपने घर की छत पर चले जाते हैं और फ़र्ज़ कीजिए कि एयर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, अब अगर आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप कर दें तो बाआसानी वो चीज़ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। इट मीन्स नीचे आते हुए उसके ऊपर अगेन एक मखसूस किस्म की फ़ोर्स अप्लाई हो रही है, जो क्या है अट्रैक्टिव फोर्स, ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर रही है बॉडी को। और अगर आप इसी का दूसरा केस समझें कि फ़र्ज़ करें अब एयर भी चलना शुरू हो जाती है, तो क्या होगा? तो डेफिनेटली जिस चीज़ को आपने ड्रॉप किया था वो दोबारा से नीचे की तरफ ही आएगी, लेकिन पहले की तरह आसानी से नहीं आएगी तो नीचे ही। इसका मतलब अगेन अट्रैक्टिव नेचर वहाँ पर मौजूद है फोर्स की। आप पानी के फ़्लो को देखिए तो पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ़्लो कर रहा होता है। इसका मतलब लोअर लेवल की तरफ आने के लिए कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्शन का सबब बन रही होती है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स को हायर से लोअर की तरफ लेकर आ रही होती है। जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही होती है तो वहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पाइप के अंदर से या फर्श पर जो पानी है उसका फ़्लो इस तरह से हो कि हाई से लो की तरफ जाते हुए पानी एक जगह पर ड्रेनेज हो जाए। तो सारी की सारी चीज़ें जिस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर वर्क कर रही हैं वो क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। जो मैंने आपको फेनोमेनास बताए हैं 4 या 5, ये बहुत मुख्तसर 4-5 लाखों करोड़ों फेनोमेनास मौजूद हैं, लेकिन इन फेनोमेनास में एक चीज़ कॉमन आ रही है और वो क्या है? अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर एक फेनोमेना के लिए एक अलग रूल होना चाहिए? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या ड्रॉ किया?
अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स। तो यही वजह है कि हम क्या कह सकते हैं कि तमाम के तमाम फेनोमेनास को एक लॉ की सूरत में हम पेश कर सकते हैं, और वो क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये जो तरीक़ेकार होता है फिजिक्स के मुख्तलिफ फेनोमेनास को मिनिमम लॉस की सूरत में अप्लाई करने का, इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है ना, ये हो गया यूनिफिकेशन। क्या है यूनिफिकेशन? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम लॉस। हमें बहुत ज़्यादा लॉस अप्लाई ना करना पड़े, एप्लीकेशन है ये मिनिमम लॉस की। कम से कम कवानीन का इस्तेमाल करें। क्यों कवानीन का इस्तेमाल करें कम से कम? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फेनोमेनन्स को हम स्टडी कर सकें। एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम लॉस टू स्टडी मैक्सिमम फेनोमेनन्स। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेनोमेनास को हम कम से कम कवानीन की सूरत में स्टडी करें। तो एक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने का वो तो ये है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये कि बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं, उन बड़े बड़े प्रोसेस को एक ही वक्त में स्टडी करना मुमकिन नहीं होता। तो हम करते क्या हैं, पार्ट वाइज उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और हर एक स्टेप के अंदर फिजिक्स का एक अलग प्रिंसिपल मौजूद होता है। तो वहाँ पर हमने क्या किया, एक बहुत बड़े फेनोमेना को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर दिया। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं, एटॉमिक बॉम्ब बनाना है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल कर लिया गया। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है? अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर को देखें तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं फिजिक्स के। यानी अगर मैं मुख्तसर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो फ़र्ज़ कीजिए एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर कोई भी फिशनेबल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें, न्यूक्लियर एनर्जी हासिल कर सकें। आमतौर पर आप जानते हैं कौन सा मटेरियल है, यूरेनियम। यूरेनियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, प्लूटोनियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। तो एक चैम्बर हो गया जिसके अंदर यूरेनियम का एक क्रिटिकल मास लिया ताकि उससे एनर्जी हासिल की जाए। वो कौन सा रिएक्शन हो गया, फिशन रिएक्शन। तो वहाँ पर एक अलग प्रिंसिपल है। जब फिशन रिएक्शन होता है तो एक हेवियर न्यूक्लियस मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और साथ में न्यूट्रॉन्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो मज़ीद रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। तो उन न्यूट्रॉन को हमें क्या करना होता है, मॉडरेट करना होता है, उनकी रफ्तार को स्लो डाउन करना होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक अलग चैम्बर होता है जिसके अंदर मॉडरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी हेवी वाटर या फिर बेरिलियम वगैरह इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके आगे चले तो कंट्रोल रॉड्स होती हैं। न्यूट्रॉन को आपने स्लो डाउन किया, अब उनको कंट्रोल भी करना है, तो कंट्रोल करने के लिए बोरॉन या कैडमियम की रॉड्स लगी हुई होती है, वहाँ एक अलग प्रिंसिपल है। फिर रिफ्लेक्टर एक पोर्शन होता है जहाँ पर न्यूट्रॉन रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर दोबारा से पहले वाले चैम्बर में आते हैं जहाँ रिएक्शन स्टार्ट हो सके। फिर चूँकि न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, तो एनर्जी को मिनिमाइज़ करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सब्सटेंस का जो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लें। तो वहाँ पर एयर होती है, मुख्तलिफ गैसेस जैसे हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वो उस एनर्जी को मिनिमाइज़ करते हैं। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास जो कि रेडिएशंस पेनिट्रेट करते बाहर निकल रही होती हैं, तो जो भी वहाँ पे लोग होते हैं या जो भी सब्सटेंस होता है उसको वो मुतासिर करते हैं। तो एक चैम्बर होता है, एक हिस्सा होता है जहाँ पे शील्डिंग लगाई जाती है, हिफाजती इकदाम किए जाते हैं, जो आमतौर पर स्टील के बने हुए होते हैं या लेड के बने होते हैं या कॉन्क्रीट की होती है। जो बायोलॉजिकल शील्ड होती है वो आमतौर पर कॉन्क्रीट की होती है और 8 फीट मोटी होती है। तो ये मैंने मुख्तसर सा आपको न्यूक्लियर रिएक्टर का एक स्ट्रक्चर और उसमें होने वाले प्रोसेस बताए। हर एक स्टेप के अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल फिजिक्स के अप्लाई हो रहे हैं। तो हम सबको एक साथ स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, अलग अलग लिहाज से स्टडी करेंगे। तो अलग अलग लिहाज से स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म। ठीक है ना, रिडक्शन, कमी कर देना। ठीक है, तो ये फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं। अगर आप इन दोनों फंडामेंटल प्रिंसिपल पर गौर करेंगे तो फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको किन स्टेप्स को लेते हुए कहाँ तक पहुँचना है, और फिजिक्स फिर आपके दिल में उतरती चली जाएगी। तो यहाँ तक आप
भरपूर तरीके से स्टडी करें। चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नए चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे, और जब नेक्स्ट चैप्टर होगा तो वो भरपूर तरीके से फिज़िक्स स्टार्ट हो जाएगी जो हमारी रियल लाइफ में अप्लाई हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।